वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस के 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो वीडियो हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1 रहने वाला है। ऐसे ही जब तक आपका एसएससी जीडी का एग्जाम होगा, आपके लिए हम डेली प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ ही साथ संभावित प्रश्नों की सीरीज भी लेकर आने वाले हैं। तो इसलिए आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइए। तो चलिए साथियों, हम शुरू करते हैं आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। यहाँ उन्होंने किसे कहा जा रहा है, यानी कि वह कौन व्यक्ति थे जिन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी। तो फर्स्ट ऑप्शन है ज्योतिबा फूले, सेकंड ऑप्शन है गोविंदराव फूले, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा हमारा गोपाल हरि देशमुख और फोर्थ ऑप्शन है सावित्रीबाई फूले। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन 1 ज्योतिबा फूले। तो 1873 में जो सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी वो किनके द्वारा की गई थी, तो ज्योतिबा फूले के द्वारा करी गई थी। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देवप्रयाग में भागीरथी से मिलती है, यानी जब देवप्रयाग आता है वहां पर भागीरथ नदी कौन सी नदी के साथ मिलती है। तो पहला ऑप्शन है हमारा कोसी नदी, सेकंड ऑप्शन है यमुना नदी, थर्ड ऑप्शन है अलकनंदा नदी और फोर्थ है घाघरा नदी। तो इसका करेक्ट आंसर है अलकनंदा नदी। कौन सा? अलकनंदा। तो देवप्रयाग में भागीरथी नदी किससे मिलती है? वो अलकनंदा से जाकर मिलती है। तो ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, भारत में अंतर्देशीय जल मार्गों के विकास, रखरखाव और प्रबंधन का देखभाल कौन करता है। तो जितने भी हमारे जल मार्ग हैं उनका विकास, उनका रखरखाव और उनका प्रबंधन कौन करता है, यानी कि कौन सा प्राधिकरण उनका रखरखाव वगैरह करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है भारतीय इस्पात प्राधिकरण, सेकंड ऑप्शन है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, तीसरा है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और फोर्थ है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। कौन सा? तो जो भारत का अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण है वो जितने भी हमारे जलमार्ग हैं उनका विकास, रखरखाव और उनके प्रबंधन, उनका देखभाल करता है। तो ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है। तो पहला ऑप्शन है वासुदेव के द्वारा, सेकंड ऑप्शन है कौटिल्य के द्वारा, थर्ड ऑप्शन है मेगस्थनीज के द्वारा और फोर्थ ऑप्शन है विशाख दत्त के द्वारा। तो साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कौटिल्य के द्वारा। किसको? कौटिल्य, जिसको हम चाणक्य भी बोलते हैं, तो उनके द्वारा ही अर्थशास्त्र लिखा गया है। तो अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। और अर्थशास्त्र से आप ये ना समझे कि इसमें सिर्फ इकोनॉमिक्स दी है, इसमें बहुत सारे अलग अलग पहलुओं पर उन्होंने उनके विचार व्यक्त किए हैं। तो अर्थशास्त्र किसकी किताब हो जाएगी? वो हो जाएगी हमारे कौटिल्य की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा, किस खेल का मैदान प्रायः अंडाकार होता है। किस प्रकार का अंडाकार, यानी थोड़ा सा कुछ इस प्रकार का, ऐसा थोड़ा ड्राइंग बनाने में आ रहा। किस खेल का मैदान प्राय अंडाकार होता है, इसको हम गोली बोल देते हैं, जिसके बीच में एक आयताकार क्षेत्र होता है जो 22 गज यानी कि 20.12 मीटर लंबा और 10 फीट यानी कि 3.4 मीटर चौड़ा होता है। तो हमें बताना है कि वो कौन से खेल में ऐसा होता है। तो पहला ऑप्शन है क्रिकेट में, सेकंड ऑप्शन है लॉन टेनिस में, तीसरा ऑप्शन है वॉलीबॉल में और फोर्थ ऑप्शन है बास्केटबॉल में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिकेट में। साथियों क्रिकेट का मैदान हमारा अंडाकार होता है और उसके बीच में पिच होती है। क्या होती है? हम पिच बोलते हैं। तो 22 गज की होती है, यानी कि 22 मीटर लंबी होती है और कितनी चौड़ी होती है? 10 फीट चौड़ी होती है। चलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। क्या है कि जो भारत का हमारा संविधान है वो निम्नलिखित में से उसका कौन सा आर्टिकल, अनुच्छेद है जो किस परिस्थितियों में हमें गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आर्टिकल 35, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 22, थर्ड ऑप्शन है हमारा आर्टिकल 47 यानी 47 और फोर्थ ऑप्शन है हमारा अनुच्छेद 10। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 10, जो हमारा आर्टिकल 22 जो आर्टिकल 22 साथियों, ये हमें कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण प्रदान करता है। तो करेक्ट आंसर है हमारा अनुच्छेद 22 ऑप्शन दूसरा। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, राजस्थान की विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला गणगौर का वार्षिक त्योहार हिंदू माह के किस महीने में माना जाता है।
ये जो राजस्थान में विवाहित महिला द्वारा एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम है गणगौर। क्या है? गणगौर। तो ये किस महीने में मनाया जाता है? ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है और राजस्थान में भी मनाया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कार्तिक महीने में, सेकंड ऑप्शन है अश्विन महीने में, थर्ड ऑप्शन है फाल्गुन महीने में और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा चैत्र के महीने में। तो करेक्ट आंसर है चैत्र के महीने में। तो जो साथियों हमारा गणगौर फेस्टिवल है ये चैत्र के महीने में मनाया जाता है राजस्थान और एमपी में। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। 2020 ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में किस देश ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते? क्या है क्वेश्चन कि जो हमारा 2020 में ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक हुआ था उसमें किस देश ने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक जीते? तो पहला ऑप्शन है चीन ने, सेकंड ऑप्शन है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका ने, थर्ड ऑप्शन है ग्रेट ब्रिटेन ने और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा रूस ने। तो इसका करेक्ट आंसर है चीन ने। किसने साथियों? चीन ने। तो 2020 के पैरा ओलंपिक में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाला देश कौन सा है? तो वो है हमारा पड़ोसी चीन देश। ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चीन की राजधानी क्या है? तो हो जाएगी हमारी बीजिंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो पहला ऑप्शन है हमारा फर्मों के लिए निगम कर, सेकंड है उपहार कर, थर्ड ऑप्शन है जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स और फोर्थ है हमारा संपत्ति कर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जीएसटी। जीएसटी क्या है साथियों? एक अप्रत्यक्ष कर है जिसका केंद्र और राज्यों में बराबर विभाजन हो जाता है। जैसे आपने बिल देखा हुआ ना उसमें CGST भी लिखा होता है और SGST भी लिखा होता है, ना कि सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी। तो निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो हो जाएगा हमारा जीएसटी। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही आंसर है हमारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्यक्तित्व प्रायोज्य आय वह धन है जो घरेलू उपभोग और आयकर के लेखांकन के बाद खर्च के लिए उपलब्ध है। फिर से प्रश्न रिपीट कर दूं। व्यक्ति प्रायोज्य आय वह धन है जो घरेलू उपयोग और आयकर के लेखांकन के बाद खर्च के लिए उपलब्ध है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि वो हमारी बचत है, सेकंड है माल और सेवा कर है, थर्ड ऑप्शन है बिक्री कर है और फोर्थ है ब्याज है। तो साथियों वो हमारी बचत हो जाएगी। जो धन हमने घरेलू उपयोग में इस्तेमाल कर लिया उससे हमने आयकर भी दे दिया और फिर जो हमारे पास बच गया वो क्या? वो हमारी बचत होगी। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा इसका करेक्ट आंसर है बचत, यानी कि हमारी वो सेविंग मनी होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि 4 मजदूरों की जरूरत है और 7 काम कर रहे हैं तो 3 अतिरिक्त मजदूर किस तरह की बेरोजगारी से पीड़ित हैं? क्या है प्रश्न है कि हमें सिर्फ 4 मजदूर की जरूरत है और टोटल कितने 7 काम कर रहे हैं, तो जो 3 एक्स्ट्रा लेबर आए हैं वो कौन सी बेरोजगारी से पीड़ित हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा चक्रीय बेरोजगारी से, दूसरा है प्रच्छन्न बेरोजगारी से, तीसरा है ऑप्शन हमारा संरचनात्मक बेरोजगारी से और फोर्थ ऑप्शन है संघर्ष जनित बेरोजगारी से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी से, वो प्रच्छन्न बेरोजगारी से पीड़ित है। तो ऑप्शन दूसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर के विविध रूप हैं। तो जो चूना पत्थर होता है और जो खड़िया होती है और संगमरमर ये किसके अपरूप हैं या किसके अलग अलग रूप हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है कैल्शियम फास्फेट के, सेकंड ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइड के, थर्ड ऑप्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के और फोर्थ है कैल्शियम कार्बोनेट के। तो राइट आंसर साथियों कैल्शियम कार्बोनेट के। किसके? कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। सीवी चंद्रशेखर को किस नृत्य में योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? प्रश्न फिर से रिपीट कर दूं कि सीवी चंद्रशेखर को किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो पहला है मणिपुरी, सेकंड ऑप्शन है कथक, थर्ड ऑप्शन है कुचिपुड़ी और फोर्थ ऑप्शन है भरतनाट्यम। तो साथियों करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4 यानी कि भरतनाट्यम। तो जो सीवी चंद्रशेखर थे उनको भरतनाट्यम में योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्षारक लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? क्या है प्रश्न? जो क्षारक होते हैं वो लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? तो पहला ऑप्शन है बैंगनी। क्या है? बैंगनी। सेकंड ऑप्शन है हमारा गुलाबी, थर्ड ऑप्शन है नीला और फोर्थ ऑप्शन है पीला। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन तीसरा नीला। तो जो क्षारक लाल पत्र होता है वो लिटमस, जो हमारा क्षारक लाल क्षारक होता है वो लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से क्या औद्योगिक विकास की हानि है? क्या है प्रश्न कि जब भी हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है तो निम्न में से क्या औद्योगिक विकास की हानि है? तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रदूषण, सेकंड ऑप्शन है उच्च राजस्व संग्रह, थर्ड ऑप्शन है सतत विकास और फोर्थ ऑप्शन है हमारा आर्थिक विकास। इन साथियों जब भी हम कोई हमारा
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन करते हैं, औद्योगिक विकास करते हैं, तो उस समय उच्च राजस्व भी प्राप्त होता है, हमारा डेवलपमेंट भी बढ़ता है, हमें आर्थिक विकास भी बढ़ता है, लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन उससे हानि क्या होती है, तो उससे हानि होती है हमें वहाँ पर प्रदूषण होता है, क्योंकि आपने देखा होगा किसी भी प्रकार का कारखाना हो वो प्रदूषण तो जरूर ही करेगा, चाहे वो जल प्रदूषण करे, ध्वनि प्रदूषण करे या वायु प्रदूषण करे। तो ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है कि निम्न में से क्या औद्योगिक विकास की हानि है, तो वो है पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजनेताओं में से जुलाई 2022 में भारत के राष्ट्रपति कौन बने। क्या है प्रश्न कि निम्नलिखित राजनेताओं से कौन जुलाई 2022 में भारत के राष्ट्रपति बने और ये देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी थी। तो पहला ऑप्शन है हमारा रामनाथ कोविंद, सेकंड ऑप्शन है श्री द्रौपदी मुर्मू जी, और हमारा तीसरा ऑप्शन है जयराम ठाकुर, और फोर्थ ऑप्शन है स्मृति ईरानी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। तो ये हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदय हैं द्रौपदी मुर्मू जी, जो जुलाई 2022 में अपॉइंट हुई है भारत के राष्ट्रपति के तौर पर, और ये देश की पहली महिला आदिवासी प्रधानमंत्री। और किस राज्य से बिलोंग रखती हैं, तो ये अपने उड़ीसा राज्य से बिलोंग रखती है। तो ऑप्शन दूसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम। कैबिनेट और राज्यपाल के बीच में संपर्क की एकमात्र कड़ी है। क्या है, ये हमारा पॉलिटी का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट होती है मिनिस्टर की, और राज्यपाल के बीच में संपर्क करने की एकमात्र कड़ी क्या है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे हम मुख्यमंत्री महोदय, सेकंड ऑप्शन है राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, तीसरा है महाधिवक्ता, और फोर्थ है मुख्य चुनाव आयुक्त। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री, यानी जो राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं वो वहाँ की मंत्री परिषद यानी कि कैबिनेट और राज्यपाल के बीच में संपर्क की एकमात्र कड़ी है। तो ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है 30 अप्रैल 2022 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार किसने संभाला। क्या है प्रश्न कि 30 अप्रैल 2022 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार किसने संभाला। तो पहला ऑप्शन है मनोज पांडे यानी कि जनरल मनोज पांडे ने, सेकंड ऑप्शन है नितिन पराजंपे ने, तीसरा ऑप्शन है विनीत जोशी ने, और फोर्थ है मनोज मुकुंद नरवणे ने। तो करेक्ट आंसर है साथियों मनोज पांडे ने। किसने, मनोज पांडे ने। तो 30 अप्रैल 2022 को इन्होंने भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पद संभाला था, जनरल मनोज पांडे ने। ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का हम, जो कि है नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय सूचना और प्रसारण और युवा कार्यक्रम के खेल मंत्री कौन है। प्रश्न फिर से रिपीट कर दूं, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय सूचना और प्रसारण साथ ही साथ युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री कौन है। तो पहला ऑप्शन है अश्विनी वैष्णव, सेकंड ऑप्शन है अनुराग सिंह ठाकुर, थर्ड ऑप्शन है नारायण राणे, और फोर्थ ऑप्शन है किरण रिजिजू। तो करेक्ट आंसर है अनुराग ठाकुर, जो कि हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। तो ये भारत में क्या है, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण साथ ही युवा कार्यक्रम के खेल मंत्री भी हैं। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अलरमेल वल्ली निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक थे, यानी कि इन्होंने इस शास्त्रीय नृत्य को बनाया था। इनका नाम क्या है, वो है अलरमेल वल्ली। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा भरतनाट्यम, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा कथकली, तीसरा विकल्प है हमारा ओडिशा, और फोर्थ विकल्प हो जाएगा कथक। तो इसका राइट आंसर है भरतनाट्यम। तो जो भरतनाट्यम के जनक या इसके प्रतिपादक कौन है, तो वो है अलरमेल वल्ली। ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आशा करता हूं कि वीडियो काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे आपके लिए हम एसएससी जीडी के डेली वीडियो अपलोड करते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू। जय हिंद, राम राम।